जय हिंद दोस्तों। हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाई हुई हिमाचल प्रदेश सुपर 20 सीरीज नंबर 15 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले हम 14 सीरीज जो है अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सीरीज में हम कवर करते हैं करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज या फिर कल्पना चावला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। बात करें इनकी जयंती की, तो इनका जो जन्म दिवस हुआ था, कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 फरवरी 1879 को जो है उनका जन्म हुआ था, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वे हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की बात करें तो ये कब से शुरू किया था? तो 13 फरवरी 2014 से इसको मनाने की शुरुआत जो थी वो हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है, कौन व्यक्ति हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है एंड्रयू फॉल्क, जैसन वुड, मारियो द्रागी, लिम्पो मार्क। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मारियो द्रागी। तो मारियो द्रागी ने इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, और यह 73 वर्षीय नेता हैं, और उन्हें इटली में जो है सुपर मारियो जो है कहा जाता है। सुपर मारियो इनको इटली में कहा जाता है। इन्होंने ऐसे समय में इटली की कमान संभाली है जब देश पहले ही काफ़ी हफ्तों से जो है राजनीतिक अस्थिरता में है। सुपर मारियो जिस सरकार के मुखिया बने हैं वह केंद्रीय और वाम विचारधारा वाले जो दो दल हैं उनका गठबंधन है। और पिछले दिनों 26 जनवरी को यह गठबंधन जो था वो मुश्किलों में चला गया था, और फिर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ग्यूशिफ कोंते, उनको इस्तीफा जो था वो देना पड़े था। उसके बाद अब मारियो द्रागी जो हैं इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत की गई थी, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। प्रांतों में जो द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी तो वो की गई थी भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। बात करें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की, तो ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत ही की गई थी। और जो इसको ख़त्म किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन को जो ख़त्म किया गया था तो वो किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको ख़त्म किया गया था, और फिर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो द्वैत शासन है वो प्रांतों में कब खत्म किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको खत्म किया गया था। और केंद्र में लागू कब किया गया था? तो वो भी 1935 के तहत ही इसको लागू किया गया था। और पहल कब लागू किया था इसको? तो 1909 के तहत इसको लागू किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत जो है इसको लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं 61वां, 73वां, 44वां या फिर 42वां। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, उसको जो कहा जाता है मिनी संविधान कहा जाता है। इसी संशोधन के द्वारा जो था संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है,
किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं कोशी नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी या फिर सतलुज नदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो बंगाल का शोक कहा जाता है। और वहीं कोशी नदी की बात करें तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोशी नदी को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तबाही मचाने वाली बाढ़ जो है इन नदियों में आती है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश का शोक बात करें तो हिमाचल प्रदेश का शोक जो है वो स्वां नदी को कहा जाता है जो कि ऊना में है। शिवालिक पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, स्वां नदी, उसको हिमाचल प्रदेश का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? ऑप्शन दिए हैं सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। 23 जुलाई 1856 को जन्मे तिलक जी कहाँ जन्मे थे? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ये जन्मे थे। और जन्म के समय जो उनका नाम था तो वो था केशव गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में बनाए गए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिए हैं धर्मशाला, ऊना, हमीरपुर या फिर शिमला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो शिमला में है। यह आयोग जो है हिमाचल प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनाया गया है और सोलन के अशोक कुमार जो हैं इस आयोग के वाइस चेयरमैन हैं यानी कि उपाध्यक्ष हैं। इस आयोग के 10 और भी नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हैं जो 3 साल के लिए चुने गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर कुल्लू। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के तासीगांग में जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो समुद्र तल से 15,256 फुट की ऊंचाई पर ये स्थित है। और इस मतदान केंद्र के अंतर्गत जो आते हैं 2 गांव आते हैं, एक तो आ गया ताशीगांग और दूसरा जो है गेटे गांव जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कुल वोटरों की बात करें 48 जो हैं वो यहाँ पर कुल वोटर हैं, 30 उसमें जो है पुरुष हैं और 18 जो है उसमें महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी रह चुका मोनाल अब किस राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शन दी है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी रह चुका मोनाल जो है अब उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है वो बना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने जो है मोनाल की जो कलगी है उसको अपने पास रखने या फिर विवाह शादियों में इसको टोपी पर लगाने पर जो है वो पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। मोनाल जो है शेड्यूल 1 का प्राणी है और ये भाग 3 में आता है। और हिमाचल प्रदेश वन विभाग के आदेशों के तहत अगर इन आदेशों को नहीं माना गया तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 है, 1972 है, उसके तहत जो है व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश का जो अब राज्य पक्षी है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन और उसे जजुराना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धामी गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे? ऑप्शन है 5 लोग, 3 लोग, 12 लोग या फिर 2 लोग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 2 लोग। इस धामी गोलीकांड में जो है वो 2 लोग मारे गए थे। और कौन कौन थे वो? तो वो थे उमादत्त और दुर्गा सिंह जी। धामी गोलीकांड पर हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, उसमें सारा डिटेल में बताया गया है कि कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लोग इसमें मारे गए थे, किस कमेटी के जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये सारा उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया गया है। चैनल के आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। उस वीडियो को हमारे HP जनरल नॉलेज चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो अगला प्रश्न जो है वो जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है NaCl किस तत्व का जो अयस्क है?
ऑप्शन दिए हैं मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम का अयस्क है। तो अयस्क क्या होते हैं? वह खनिज जिनके तत्वों को कम खर्चे तथा सुविधाजनक रूप में प्राप्त किया जा सकता है तथा जिसमें धातु का जो पर्याप्त प्रतिशत हो वो अयस्क कहलाता है। तो जैसे सोडियम के जो अयस्क हैं तो वो है चिली साल्टपेटर, ट्रोना, बोरैक्स, सोडियम सल्फेट, ये सारे जो हैं वो सोडियम के अयस्क हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मानव के द्वारा प्रयुक्त पहला धातु कौन सा था? ऑप्शन है तांबा, लोहा, कैल्शियम या फिर जिंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहला धातु तत्व जो था वो तांबा था। अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसको क्या कहा जाता है? हिंदी से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन दिए हैं अवयव, प्रत्यय या फिर उपसर्ग या फिर समास। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। वहीं उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है शांत का विलोम शब्द बनाइए। तो 4 ऑप्शन है उद्विग्न, उल्लासित, आनंदित या फिर परेशान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। उद्विग्न जो होगा वो शांत का विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न है इप्सा का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन है इच्छा, लालच, ईर्ष्या या फिर द्वेष। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। इच्छा जो है इप्सा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतानी है। इसमें दिए गया है गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन। ऑप्शन दिए हैं मोनार्की, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड। आगे ब्लैंक दिया है, ऑप्शन दिए हैं टू, ऑफ, बाई या फिर फॉर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है यदि 3 क्रमिक अंकों का योगफल जो है वो 15 हो तो बीच के अंक का वर्ग क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुने। यदि 3 क्रमिक अंकों का जो योगफल है वो 15 हो तो बीच के अंक का वर्ग क्या होगा? तो ऑप्शन दिए हैं 36, 16, 25 या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसको जो सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है वो कैसे करना है कि मान लीजिए जो 3 क्रमिक अंक हैं वो है n, n+1 प्लस n+2। तो ये 3 क्रमिक अंक आ गए हमारे पास और इनका जो योगफल दिया है वो है 15। इन सभी को जमा करने पर हमारे पास आ गए 3n जमा 3, ये हमारे पास हो गया 15। 3n जमा 3 जो हो गए वो हो गए 3n जमा 3 सॉरी 3n प्लस n जो हो गया हमारे पास वो हो गया 15। अब हम n निकालें। 3n यहाँ पर हमारे पास हो गया 15 माइनस 3, तो ये 12 बच गया। तो 3n इज इक्वल टू आ गया 12 और n की बात करें तो 12/3, 3 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया n की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई हमारे पास 4। तो प्रश्न हमारे पास दिया था कि 3 क्रमिक अंकों का योगफल जो हो 15 हो तो बीच के अंक का वर्ग क्या होगा? तो हमने जो स्टार्टिंग में 3 अंक माने थे वो थे n+1 प्लस n+2। तो जो बीच का था वो था n+1। तो बीच वाले का पूछा है तो बीच के अंक का वर्ग पूछा है हमारे पास। तो हमारे पास n तो हमें पता है कि 4 है तो 4 जमा 1 हो गया हमारे पास 5 और इसका वर्ग जो हो गया वो हो गया 25। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लुप्त अंक का पता लगाएं। 3, 5, 9, 15, 23 आगे जो अंक है उसका आपको पता लगाना है कि कौन सा अंक
अंक यहाँ पर होगा। ऑप्शन दिए हैं 32, 31, 33, 35। ये जो है आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा जो अंक आएगा, इन ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें जो प्रश्न पूछा है।